चलो, छोटी छोटी बातें अपन चला रखी है अपन ने, उसी क्रम में चल रहे हैं अब अपन। अब आगे आ जाए बात, अगली बात। आप एसी पढ़ रहे हो, है ना? एसी पढ़ रहे हो तो एसी सर्किट में, क्योंकि उसमें धारा की कोई निश्चित दिशा होती नहीं है, इसे एसी सर्किट में कभी भी धारा की दिशा नहीं दर्शाते हैं। मैं भी आपके सामने बना दूंगा, है ना? क्योंकि इसमें कोई धारा की दिशा निश्चित है ही नहीं। अपन ने परिभाषा में ही कहा है कि वह धारा जिसका मान व दिशा समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो साहब इसकी कोई दिशा नहीं दर्शाएंगे, सर्किट में भी नहीं दिखाना, है ना? अगली बात है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में स्रोत की जगह पर सेल बैटरी के स्थान पर ऐसा दिखाएंगे, ये दिखाएंगे स्रोत, है ना? इसके नीचे वो फिक्स कर ही दिया मैंने, V0 साइन ओमेगा टी। मैं दोनों बातें बता देता हूं। देखो, ये तो है डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में आपका ये डीसी सोर्स है ना? बाकी रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो इसको तो कहेंगे अपन डीसी सर्किट। इसमें आपको धारा की दिशा दिखानी है, धन से चलेगी और ऋण पे आएगी। अब देखो, यह है एसी सोर्स, इसमें आप ई लिखते थे, यहां पर विद्युत वाहक बल, यहां पर ई की जगह लिखेंगे आप V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? सोर्स चेंज हो गया। अब प्रतिरोध तो यहां भी लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कंपोनेंट है वो तो काम करेंगे अपना। ये है एसी सर्किट, है, इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे। तो एसी सर्किट और डीसी सर्किट के रिप्रेजेंटेशन में अंतर है ना? उसमें सोर्स सेल या बैटरी लग रहा है, इसमें सेल और बैटरी के बजाय ये V बराबर V0 सिंबल दिखा रखा है। आप ध्यान रखें, साइक्लोट्रॉन में इसी का इस्तेमाल किया था, है ना? साइक्लोट्रॉन में जो ये सोर्स लगाया था वो यही था। आप उस चीज को दोबारा देखें, आप पीपीटी वगैरह पढ़ी होगी, बुक में देख लें, बुक में आपको नजर आ जाएगा कि अन्य जगह तो सोर्स अलग टाइप के लगाए जा रहे हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन में उसकी अभिव्यक्ति अलग तरह की है। ठीक है साहब? तो साइक्लोट्रॉन में ये वाला दिखाया था, वो डीसी सर्किट, उसमें धारा की दिशा दिखाई गई है, इसमें धारा की दिशा नहीं दिखाई जाती, क्योंकि धारा की दिशा उसमें पोलरिटी दिखाते हैं, उसमें पोलरिटी नहीं दिखाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। बाकी सब काम अपनी जगह जो है वो तो आपको समझाए जाएंगे। एक आज ही पहले लेक्चर में चैप्टर थोड़ी पूरा हो जाएगा, ये तो प्रस्तावनाएं चल रही, भूमिकाएं चल रही हैं। छोटी छोटी बातों में अगली बात, एसी और डीसी के बोलचाल में फर्क है। डीसी में तो ठीक है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट का सेल है, ऐसा बोलते हैं आप, है ना? एसी में ऐसा नहीं चलेगा, एसी में नहीं चलता। एसी में आपको वोल्टता के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बोलनी पड़ती है, वरना पता ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है, आपने बोल दिया प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो ठीक है, फिर मेरे को पता पड़ गया ना कि प्रत्यावर्ती वोल्टता है। ठीक है, तो सब अगर आप वोल्टता ही बोल दें, जैसे
आपने बोल दिया 50 वोल्ट, अब 50 वोल्ट से क्या पता पड़ा, मैं तो डीसी समझूंगा। लेकिन आपने बोल दिया 50 वोल्ट 25 हर्ट्ज, फिर मैं समझ जाऊंगा हर्ट्ज बोल दिया, फ्रीक्वेंसी है, तो फिर ये डीसी तो नहीं है ना। तो साहब एसी और डीसी के बोलचाल में फर्क है। उदाहरण के लिए हम भारत की बात करें, भारत में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एसी का उत्पादन करते हैं। ये भारत में अपने थर्मल, आरएपीपी वगैरह जो भी है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज एसी का उत्पादन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वहां के वोल्टेज कम है और ये कम है, ज्यादा ना सोचें। अभी जब पढ़ाया जाएगा तो आपको जब पढ़ाएंगे तो इसके प्रभाव भी पता पड़ेंगे कि साहब आवृत्ति के प्रभाव क्या हैं, इनके भी प्रभाव पता पड़ेंगे। तो एसी में जब पढ़ेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि साहब अमेरिका का 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज का क्या मतलब है, भारत का 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है ना साहब। तो ये चीज तो टाइम बीइंग है, अभी चैप्टर खुला है, तो जैसे जैसे छोटी छोटी बातें कंप्लीट होती जाएंगी, फिर सर्किट एनालिसिस आएगा तो सब आपके सामने और चीज बहुत डिटेल में लाई जा रही है। आप कंटिन्यू देख भी तो रहे हैं, हर लेक्चर में यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल डिटेल में दिया। हमें ऊपर जो हमारा क्या नाम से बॉस है उसकी तरफ से यही आदेश है कि बच्चे को बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ाएं। हमारे सीएमडी ये कहते हैं कि आपको डिटेल में पढ़ाना है, फुल फ्लैश, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत कहीं आए नहीं, है ना साहब। तो सब बोलचाल में फर्क है। जब एसी बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बोलना चाहिए, है ना। उदाहरण दे दी मैंने। अब आ जाइए साहब कुछ परिभाषाएं, है ना। तो इंपॉर्टेंट लिख दूं और क्या करें, अब वही छोटे छोटे चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें ही चल रही हैं, कोई इसमें चेंज थोड़ी हुआ है। अब वो ठीक है, बच्चे को तो ब्रेक देना पड़ता है, हाँ भैया ब्रेक हो गया, अब कुछ परिभाषा है, चल तो वही रहा है कंटिन्यूशन। अब आ जाओ छोटी छोटी बातों में। पहली बात है ना, ताक्षणिक मान। हर चीज का मकसद है, हर चीज का अर्थ है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा के मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन सोचोगे तो बहुत बड़ी निकलेगी। देखो ये इसको क्यों फोकस कर रहा है ताक्षणिक मान को। आप देखो, इधर आओ, इस ग्राफ को चूज किया है आपने, क्योंकि अब तो देख ही चुके होंगे आप। ये देखो, ये वोल्टता की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव में अधिकतम होगी, फिर ये वैल्यू घटकर 0 भी हो गई, फिर ये वापस बढ़ना चालू हुई, लेकिन दिशा विपरीत है, ये विपरीत दिशा में फिर अधिकतम मान पर चली गई। अधिकतम अधिकतम ही है, ये नहीं है कि यहां आपको करंट नहीं लगेगा, वो अधिकतम है, दिशा विपरीत है। तो ये धनात्मक दिशा है और वो ऋणात्मक है तो वो भी अधिकतम। फिर साहब ये वापस इसका मान बढ़कर वापस 0 हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यार ये धारा को लिखूं कैसे मैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसका मान स्टेबल कहां है, स्थिर कहां है, तो लगातार बदल रहा है। अब जिसका मान लगातार बदल रहा हो
उसका फिर लिखोगे क्या? क्या लिख रहे हो फिर? आप ग्राफ में बता रहे हो तो लगातार बदल रहा, तो फिर लिख क्या रहे हो? तो फिर साहब बात आती है कि हम जो लिख रहे हैं वो किसी क्षण मान है, अगले क्षण क्या हो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मेरे एक छोटी सी बात को समझना कि मान लीजिए मेरा एक मकान है ना, या मेरे पास एक कार है, कुछ भी कहीं से भी समझो आप, उस कार का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, अभी 12 बजे इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस में उनको भी समय नोट हो गया, साहब 12 बज के फलां मिनट पर इसने इंश्योरेंस कराया। लिखते हैं इंश्योरेंस में, लिखते हैं प्लॉट मकान की रजिस्ट्री में भी टाइम लिखते हैं, हाँ साहब 12 बज के 4 मिनट 55 सेकंड पर, 5 सेकंड तो नहीं लिखते होंगे, मिनट तक तो लिखते, पर ये साहब इन्होंने कार का इंश्योरेंस करा लिया। क्लियर? इंश्योरेंस हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया इंश्योरेंस का। मान लो 1:30 बजे कार का एक्सीडेंट हो गया और कार बिल्कुल खत्म होगी, डैमेज होगी पूरी तरह से। अब बोलो, अगर इंश्योरेंस कंपनी कहे, क्योंकि 1 घंटे पहले ही कराया था मैंने इंश्योरेंस, या 1 घंटे छोड़ो आधा घंटे पहले ही कराया था, मान लो वो कंपनी कहे हम क्लेम नहीं देंगे, तो मैं उनको सर्टिफिकेट बताऊंगा ना कि तुमने, वो कहते भाई कार ही कहाँ है, वो तो खत्म है साहब, उसके तो अस्थि पंजर बिखर गए, तो मैं अपन सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना कि साहब आपने इसका इंश्योरेंस किया है 12 बजकर फला 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 पे। अब उसके बाद कुछ भी हो जिम्मेदार आप ही हो, उसके बाद कुछ भी हो, क्योंकि मैंने तो इतनी बजे इंश्योरेंस करा लिया। तो एग्जैक्टली आप जो मान व्यक्त करेंगे वो किसी क्षण है, अगले क्षण क्या हो। आपने मान लीजिए इस क्षण वोल्टा लिखी, आपने इस क्षण वोल्टा लिखी, अब अगले क्षण तो वो घट के 0 होगी। अगले क्षण क्या, उससे क्या मतलब? आपने तो इस मोमेंट पे लिखी ना, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, आपने तो इस मोमेंट पर लिखी वोल्टा, अगले क्षण कुछ भी, उससे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो साहब इसका मतलब जिसका मान यानी परिभाषा के लिए को तो लगातार परिवर्तित होता है, तो साहब उसका मान किसी क्षण पर दर्शाते हैं, और किसी क्षण स्मॉल टी पर दर्शाए गए मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। v = v0 sin ओमेगा टी, टी पे फोकस हो, वह धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये ताक्षणिक मान है, ये वोल्टा का ताक्षणिक मान है, ये धारा का ताक्षणिक मान है जो मैंने पीछे लिख दिया किसी क्षण टी। V0 और I0 ये शिखर मान है जो मैंने आपको दिखाए थे ग्राफ के शीर्ष को, है ना, या यूं कहते हैं वोल्टा के अधिकतम मान को, ये अधिकतम मान, और धारा के अधिकतम मान, है ना, अधिकतम मान को ग्राफ में दिखाते हैं तो शिखर से दिखाते हैं। तो वोल्टा और धारा के इन अधिकतम मानों को, अधिकतम मान, है ना, इनको हम ग्राफ के हिसाब से बोलते हैं शिखर मान। और जहां तक फाई की बात है, फाई कला कोण में अंतर है। ऊपर की कला देखेंगे ओमेगा टी है, नीचे देखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई है। तो फाई जो यहां पर है वो वोल्टा तथा धारा के मध्य कलांतर है। हो भी सकता है
ये कालांतर जरूरी नहीं है हो, क्या पता जीरो ही हो, ये कालांतर हो भी सकता है और नहीं भी, इसका मान π/2 हो सकता है और भी कुछ हो सकता हो, तो मैं जस्ट है, तो वो जो भी हो, नहीं है तो मत लिखो, जीरो लिख दो, है ना। ये होगी साहब ताक्षणिक मान, कि जो लगातार बदलता हो उसके दर्शाने वाले मान को केवल क्या कहेंगे, ताक्षणिक मान कहेंगे। अब आ गया जो सब औसत मान, एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू। बोर तो नहीं हो रहे ना आप, है ना, बोर मत हो ना, आराम से पढ़ा रहा हूं, मस्ती से, है ना, थोड़ा सा कंफर्ट होके पढ़ो। थ्योरी है तो मैं भी उसको इतना विवेकपूर्ण तरीके से ले रहा हूं, है ना। औसत मान परिभाषा तो इसकी कुछ समझ में देने की जरूरत है ही नहीं। औसत मान अपन कह रहे हैं तो एक चक्र में, है ना, एक चक्र में मतलब एक पूरा जो साइकिल होगा, तो एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के मान का औसत, औसत मान कहलाता है। एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा के मान के औसत को औसत मान कहते हैं। तो इसमें मतलब कहने का कोई नथिंग न्यू है ही नहीं, इसमें कुछ नया दर्शाना वाली कोई बात है ही नहीं। क्लियर होगी बात, है ना। अब देखो, क्योंकि आप तो एक चक्कर को देख चुके हो, एक चक्कर में से ये आधा चक्कर और ये दूसरा आधा चक्कर, ये प्रथम आधा और ये दूसरा आधा, क्लियर। तो सब आप इस एक चक्कर को देख चुके हो। इस एक चक्कर में एक तो प्रथम आधा है और दूसरा भी द्वितीय आधा है, क्लियर। अब सब इन दो हाफ में प्रथम हाफ तो धनात्मक है, ये सब पॉजिटिव फर्स्ट हाफ, है ना, और जो सेकंड हाफ है वो नेगेटिव है, ऐसे समझो आप। फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव है और सेकंड हाफ नेगेटिव है। तो स्वाभाविक है एक कंप्लीट हाफ में या एक कंप्लीट चक्र में औसत क्या होगा, शून्य होगा। तो औसत मान तो हमें ऐसे ही पता पड़ रहा है कि इसका एक चक्कर में औसत 0 होगा, है ना। तो एक चक्कर में औसत 0 है, ये ऐसे ही पता पड़ रहा है क्योंकि जो प्रथम हाफ में पॉजिटिव और सेकंड हाफ में नेगेटिव। इसको मैथमेटिकली अपन दिखा देते हैं, चेक कर, है ना। तो सब एक चक्र में वोल्टता का औसत ऐसे दर्शा देते, ये एक चक्र में वोल्टता का औसत, तो 0 से कैपिटल T वोल्टता के सभी मान जोड़ दो और आपने 0 से T तक जोड़े उतने ही समय का आप भाग दे दो, क्लियर। तो सब एक चक्र में वोल्टता का औसत, ये V0/T तो बाहर आ गया। अब आपके पास बचता है 0 से T sin ω/t dt, यानी V0/T, इसका समाकलन करें तो माइनस cos ω/t अपॉन ओमेगा, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा कैपिटल T, यानी ये माइनस बाहर निकाल दो, V0 T ओमेगा, है ना। अब
ये भी बाहर निकल चुका है, ये माइनस भी बाहर निकल चुका है। कोस ओमेगा टी उच्च सीमा रखेंगे, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी, उच्च सीमा स्मॉल टी की जगह, माइनस निम्न सीमा स्मॉल टी की जगह तो कुछ भी रखो तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होने के बाद, यानी माइनस V0 अपॉन टी ओमेगा। इधर देखें अपन कोस 2 पाई 1 माइनस कोस 0 1। तो सब एक चक्र में औसत मान कितना आया? 0। दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार धारा की एक चक्र में औसत को भी आप क्या लिख देंगे? 0। एक करो, बस एक को कैलकुलेट करो, दूसरा इसी प्रकार लिख दो डायरेक्ट, है ना साहब। अब सब औसत मान 0 है, तो यहां पर अब ये समझ लो कि जैसे मान लो हमने 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को गैल्वेनोमीटर में डाल दिया, क्लियर? तो 1 सेकंड में जो गैल्वेनोमीटर की कोइल होगी या सुई होगी वो 1 सेकंड में 50 बार क्लॉकवाइज और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज बलागुण अनुभव करेगी, यानी परिणामी बलागुण 0 है। और 1 सेकंड में इतनी तेजी से बलागुण अनुभव करेगी तो सुई का अपना जड़त्व है, सुई अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, सुई अपनी जगह ही स्थिर बनी रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि डीसी वाले वोल्ट मीटर और अमीटर से एसी का मापन करना संभव नहीं है, क्योंकि एसी का जब आप मापन करने निकलोगे तो स्वाभाविक रूप से एक चक्र में वो आधे समय धनात्मक और आधे टाइम में ऋणात्मक, यानी 50 हर्ट्ज तो 50 बार धनात्मक होगी और 50 बार ऋणात्मक होगी, है ना साहब। तो सब डीसी वाले वोल्ट मीटर और मीटर से एसी का मापन संभव नहीं है, क्लियर साहब। इसका मतलब उसके लिए वोल्ट मीटर मीटर अलग बनाने पड़ेंगे। और भी औसत मान में कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, शुरू में 1-2 टॉपिक ऐसे कंटिन्यू रहेंगे अगले एपिसोड तक, तो इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगा और इसमें होने वाली अन्य कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा, है ना, कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस और पॉसिबल है ना साहब। तो सब अब आज इतना ही, बाकी फिर अपन इसको टॉपिक को कंटिन्यू, ये काम तो हो चुका है ना, लेकिन अब इसकी जो विशेष चीजें हैं वो अगले में बताएंगे। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।